दोस्तों, आप लोगों ने रूडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा। बहुत बेहतरीन राइटर थे। उन्होंने 1901 के अंदर एक शब्द दिया था अपनी किताब के अंदर, जिसका नाम था ग्रेट गेम। ग्रेट गेम बिटवीन प्रूफ योर सेल्फ फॉर पावर। मतलब किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रूव करना, ग्रेट गेम का एक कंसेप्ट था। जैसे ब्रिटिश थे और रशियंस थे, उन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए ग्रेट गेम खेला। वो ग्रेट गेम क्या था उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ है, अफगानिस्तान का यह कहना है कि यह केवल और केवल एक इमेजिनरी है। ताजुब की बात तो तब हुई जब कतर के अंदर टर्की भी वहां पर पहुंचा हुआ था फॉर मीडिएशन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और वहां पर जैसे ही डुरंड लाइन का जिक्र किया तो अफगानिस्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इस शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, इस शब्द को हम लोग नहीं मानते हैं और इस लाइन को हम लोग इमेजनरी लाइन कहते हैं। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन को भारत भी मानता है और चाइना भी मानता है, लेकिन फिर भी कई बार यह डिस्प्यूट आता है कि चाइना यह कहता है कि हम लोग मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं और हमारी एक्सटेंडेड जो बाउंड्रीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इंडिया के अंदर। ये डिस्प्यूट्स चलते हैं। भारत और नेपाल के बीच में कई ऐसी टेरिटरीज हैं जिसको नेपाल ने, भारत ने नहीं, नेपाल ने उसको कई बार जो है क्लेम करने की कोशिश की है। जैसे काला पानी, जैसे लिम्पिया अधूरा, ये कुछ जगह ऐसी थी जिसको उत्तराखंड के अंदर है और उसको नेपाल बार बार क्लेम करता है। फिर डब्ल्यूटीओ के अंदर यह मामला पहुंचा और फिर डब्ल्यूटीओ ने कहा कि नेपाल एक गलत मैप का इस्तेमाल कर रहा है, इन टेरिटरीज को क्लेम करने की जरूरत नहीं है। भारत ने साफ डिक्लेयर कर दिया था कि नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर यह सब कुछ कर रहा है। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, जो कि सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा डिसाइड की गई थी। फिर हम लोग देखते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन। डुरंड लाइन को ड्रॉ किया गया था 1893 के अंदर, जिस समय भारत और पाकिस्तान एक थे बिफोर 1947, और फिर वो जो लाइन थी वो डिसाइड की गई थी। ये जो डुरंड लाइन है, इसका उत्तरी छोर चाइना को टच करता है और दक्षिणी छोर सदर्न जो रीजन है वो टच करता है ईरान को। बहुत लंबी लाइन है, इसकी कुल लंबाई 2640 किलोमीटर है। लेकिन अफगानिस्तान आखिरकार क्यों नहीं मानता है और उसने आज इसको इमेजिनरी लाइन क्यों घोषित कर दिया है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही के अंदर व्हाट इज ग्रेट गेम बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड रशियन एम्पायर, इन दोनों के बीच में भी हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए, तो आज अफगानिस्तान ने आखिरकार इस लाइन को एक इमेजिनरी लाइन क्यों डिक्लेयर कर दिया है और अफगानिस्तान क्यों नहीं मानता है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, इसके रिजल्ट्स देखे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन रिजल्ट्स तक पहुंचे। आप अपनी स्टडीज के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, कहीं पर भी अगर आप ये रुकावट महसूस करते हैं कि आपको इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ जो है वो रुकी हुई है, आपको कुछ इनोवेटिव करना है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चैलेंज लेना पड़ेगा। तो 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं, और वो भी रिसर्च पेपर की बेसिस पर, ऐसा नहीं कि हवा में बात की है। साथ ही में एक इसकी ई बुक भी आपको अमेजन के ऊपर मिलेगी, जो कि मैंने ही उसको लिखा था, वो अमेजन के ऊपर लिस्टेड है, आप वहां से भी उस किताब को भी देख सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग चाहें तो 175 डेज के हार्ड चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। भाई, आप लोग के ऊपर निर्भर है कि आपकी विल पावर कितनी जबरदस्त है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले, अ सीज फायर मे बी इन प्लेस बट द अफगान तालिबान लीडर्स कंटिन्यू टू क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द बॉर्डर। अब भी वो क्वेश्चन बना हुआ है कि उस बॉर्डर को माना जाए या नहीं माना जाए, क्योंकि अफगान जो तालिबान है वो उसको नहीं मानता है, वो उसको इमेजिनरी लाइन घोषित करता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आखिरकार लड़ाई किस बात की है। क्या वाकई में लड़ाई इस बात को लेकर है कि वो बॉर्डर डुरंड लाइन जो है वही डिस्प्यूट का विषय है, सब्जेक्ट है, या कुछ और है। हम बात करते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि ऑपरेट होता है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हो सकता है अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा हो और हो सकता है कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा हो। और मैंने ये शब्द जो यूज किया है कि हो सकता है, अगर मैं अफगानिस्तान के अंदर यूज करूंगा कि अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ टीटीपी ऑपरेट करता है, तो अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है कि टीटीपी की हमारी यहां पर कोई भी मौजूदगी नहीं है।
पाकिस्तान खुद टीटीपी से परेशान है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज सबसे बड़ी मूल जड़ बना हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस डिस्प्यूट का। लेकिन नहीं तो बॉर्डर लाइन तो बहुत पहले से है, आज कोई नई बॉर्डर लाइन तो नहीं है डुरन लाइन, लेकिन फिर भी ये डिस्प्यूट क्यों क्रिएट हुआ? तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि वो जब चाहे तब पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर अटैक कर देता है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि कल को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से कोई ताजुब की बात नहीं होगी, क्योंकि इस ग्रुप ने आफ्टर 2021 जैसे अमेरिकन ट्रूप्स ने विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से, उसके बाद में अपनी जड़ें को और फैला दिया। वो पाकिस्तान से बड़ा नाराज था, इसकी स्टोरी मैंने कई बार अपने लेक्चर्स के अंदर बताई है। अब बात यह है कि पसानी जो पोर्ट है वहां पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूं कि पसानी पोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है, बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर अमेरिका ने यह डील की है कि वहां के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान टू यूएसए। तो अब यूएसए की एंट्री वहां पर हो चुकी है। पाकिस्तान का इस्तेमाल, अमेरिका यह चाहता है कि पाकिस्तान की जो पावर है उसका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में ना करे, इसलिए ही इतना जल्दी सीज फायर हो गया, और वो भी कहां पर हुआ? कतर के अंदर। अमेरिका यह चाहता है कि पाकिस्तान की पावर को वो इस्तेमाल करे ईरान के अंदर। जिस तरीके से इजराइल का इस्तेमाल किया था ईरान के लिए, वैसे ही पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है वो ईरान के लिए। अब बात यह है कि पाकिस्तान को डाइवर्ट करना पड़ेगा अफगानिस्तान से ईरान की तरफ, और कौन करेगा? अमेरिका करेगा, क्योंकि अमेरिका डील करेगा पाकिस्तान के साथ में। तो अफगानिस्तान जो है, जो कि बहुत लंबे समय से एक बैटलफील्ड बना हुआ है, अब अफगानिस्तान को ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए। द अफगान तालिबान लीडर्स कंटिन्यू टू इंसिस्ट दैट द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज आल्सो नोन एज द डुरन लाइन इज इमेजिनरी। तो डुरन लाइन को वो कहते हैं कि ये जो 2640 किलोमीटर की लाइन है, ये केवल एक इमेजिनरी लाइन है। उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर भी अभी क्वेश्चनिंग हो रही है, क्योंकि अभी उसके ऊपर फेंसिंग है। इजीली अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में आया और जाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हम इस डुरन लाइन को मानते हैं और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो एंट्री है वो नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान का यह कहना है कि जो पश्तून ट्राइब्स हैं, पश्तून जनजातियां हैं, साथ ही के अंदर जो बलोच हैं, इनको डिवाइड कर देती है डुरन लाइन। और अफगानिस्तान कहता है कि यार ये तो हमारे जो लोग हैं इनको डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको लाइन को नहीं मानते हैं, और ये हमारे लिए एक इमेजिनरी लाइन हो जाती है। इसके बाद में एक जबरदस्त कंसेप्ट जो है वो निकल कर आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल एक प्रिंसिपल बताता है कि हाइपोथेटिकल एक बॉर्डर है, वाज नॉट डिस्कस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द अकॉर्ड। ये जो अकॉर्ड साइन हुआ है इन कतर, उस कतर के अकॉर्ड के अंदर या इससे पहले भी कोई एग्रीमेंट साइन हुए, वहां पर किसी भी ऐसी लाइन का जिक्र नहीं है, और ना ही अफगानिस्तान ने अभी कतर की मीटिंग के अंदर ऐसे शब्द का जिक्र होने दिया। इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखिए। दो जानवरों के बीच में एक व्यक्ति सहमा हुआ है। हम लोग ये कहते हैं कि एक तरफ तो भालू है और दूसरी तरफ आप शेर देख सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी पावर है। भालू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और लॉयन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, बीच में सहमा हुआ है। दो पावर्स के बीच में एक व्यक्ति फंसा हुआ है। साफ तौर पर जाहिर है कि रूडयार्ड किपलिंग ने 1901 के अंदर किताब के अंदर जिस वर्ड का जिक्र किया था, द ग्रेट गेम, वो ग्रेट गेम यही था कि एक तरफ तो रशिया है और एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर है। वो अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान बड़ा सहमा हुआ है। ब्रिटिश एम्पायर को यह पता था कि हमारा राज भारत के अंदर है। मैं बात कर रहा हूं 19th सेंचुरी की। ब्रिटिश एम्पायर को यह पता था कि हमारे भारत के अंदर अच्छे से राज है। अब रशिया जो है वो कभी भी भारत के अंदर एंटर कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए एक बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा, और वो बफर जोन निकल कर आया अफगानिस्तान के रूप में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट में बताता हूं। मान लीजिए कि ये आप है और आपके पास में ये जमीन है। दूसरा व्यक्ति जो है उसकी नजरें बनी हुई हैं आपकी इस जमीन के ऊपर कि वो हथिया ले। अब बात यह है कि इसके बीच में एक जमीन और है। अब आप क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि आप इस जमीन को हथियाना चाहते हैं और इसको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तो इसको लेना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पास में, वो उस पर कभी बात नहीं करेगा। इस व्यक्ति की मंशा क्या है? इसको बचाए रखना, इसीलिए वो इस पर अटैक करता है।
और इसको ये दिखाना चाहता है कि देखो हमारे लिए ये कितनी प्रायोरिटी की जगह है, और वो भी इसको हटाना चाहेगा। तो दोनों लोग जो है वो यहां पर उलझे रहेंगे, और इसका जो टारगेट था कि इसको सेफ रखना, और वो सेफ हो गई है। तो इंडिया को सेफ रखने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान को एक बफर जोन जो है वो क्रिएट कर दिया। ग्रेट गेम, बहुत तगड़ा गेम था ये। तो ये जो रशिया था, इसको ये बात थोड़ा लेट समझ में आई। इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर अपना जो गेम था वो खेल चुका था, और 1893 के अंदर अफगानिस्तान के जो मीर थे इनके साथ में एक ट्रीटी साइन की गई कि वहां पर एक डुरन लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी जाएगी। तो ये ग्रेट गेम जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस ग्रेट गेम के ऊपर कई सारी बुक्स जो है वो लिखी हुई है। द ग्रेट गेम 1856 टू 1907, ये बहुत लंबा गेम चला था बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड रशियन एम्पायर ओवर अफगानिस्तान, नेबरिंग टेरिटरीज एंड सेंट्रल और साउथ एशिया। केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं था, ये सीमित था नेबरिंग टेरिटरीज और सेंट्रल साउथ एशिया तक ये फैला हुआ था ग्रेट गेम, जहां पर यूएसएसआर ये कोशिश कर रहा था कि हम अपनी सीमाओं को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, और ब्रिटिश एम्पायर वो ऑलरेडी ओवर एक्टिव था उस चीज को लेकर। तो ग्रेट गेम आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात यह है कि 1919 के अंदर एक एंग्लो अफगान ट्रीटी की गई थी। देखिए, जब भी कोई ट्रीटी होती है तो ये मान के चलिए कि दो पक्ष वहां पर मौजूद होंगे, एक तो एंग्लो थे और एक अफगान थे। एंग्लो अफगान वॉर भी काफी फेमस रहे हैं। तो एंग्लो अफगान ट्रीटी 1919 के अंदर साइन हुई थी, थर्ड अफगान जो वॉर था उसके खत्म होने के बाद। और 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी के अंदर ग्रेट ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन की गई थी। इसमें क्या था कि अफगानिस्तान आल्सो एक्सेप्टेड ऑल प्रीवियसली एग्रीड बॉर्डर अरेंजमेंट विद ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरी जाती थी अफगानिस्तान तक, ड्यूरन लाइन तक, उसको अफगानिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है कि हां, यहां तक जो है वो ब्रिटिश एम्पायर एग्जिस्ट करता है। Thus the treaty once and for all settled the question of British Empire western boundary with Afghanistan, which was earlier established in 1893 Durand Line Agreement। तो 1893 के अंदर जो डुरन लाइन एग्रीमेंट था उसको वहां पर क्या कर लिया गया था, एग्री कर लिया गया था अफगानिस्तान के द्वारा रावलपिंडी ट्रीटी के अंदर। चलिए, आज बात कहां पर है? आज बात यह है, अफगानिस्तान तालिबान का यह कहना है कि उस समय जो भी ट्रीटी साइन हुई थी वो प्रेशर के अंदर हमारे ऊपर दबाव बनाकर हमसे साइन करवाई गई थी। उस समय जो हमारे किंग थे 1893 के अंदर, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया और प्रेशर क्रिएट करके ही वो ट्रीटी साइन करवाई गई थी। इसलिए हम लोग उस प्रेशर को नहीं मानते हैं और आज इस डुरन लाइन को हम लोग इमेजनरी अनाउंस करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है। तो क्या अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो ट्रीटी हुई है कतर में बाय द मीडिएशन ऑफ कतर एंड टर्की, तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी? तो मैं अपने इतिहास के पढ़ने के अनुभव से ये कह सकता हूं कि ये ट्रीटी जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान तालिबान की हेल्प कर रहा है, उसको स्पार्क दे रहा है। कुत्ते की दुम चाहे कितनी भी सीधी कर लीजिए, वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है हमेशा। पाकिस्तान वही कुत्ते की दुम है जिसको आप चाहे कितना भी पाइप में डाल दीजिए, वो टेढ़ी रहेगी। आप किसी भी इंसान को कितना भी मोल्ड या समझाने की कोशिश कर लीजिए, वो अपने चरित्र को कभी छोड़ता नहीं है। वो कभी भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। सिकंदर जो था, अलेक्जेंडर, उसने पूरी दुनिया को जीतने का एक दावा पेश किया था कि मैं पूरी दुनिया को जीत जाऊंगा, और 10,000 सैनिकों के साथ में 10 वर्ष के अभियान के ऊपर वो निकला था। अब उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने कैरेक्टर को लेकर ही कहीं ना कहीं क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो आप लोगों को इससे कुछ सीख भी जो है वो मिल रही होगी कि हमेशा आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखिए, जीवन में सब कुछ पा जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कभी ये समझेगा नहीं। पाकिस्तान को लगता है कि हर काम जो है वो इंडिया ही कर रहा है, उसके कंट्री के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, इंडिया कर रहा है। वहां पर आतंकवाद फैल रहा है, इंडिया कर रहा है। ट्रेन हाईजैक हो रही है, इंडिया कर रहा है। अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, इंडिया कर रहा है। सब कुछ इंडिया ही कर रहा है। तो जब सब कुछ इंडिया ही कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो फिर वहां बैठे बैठे, है ना? तुमने तो इमरान खान को जेल में बंद कर दिया है, ये काम कर रहे हो तुमसे डेमोक्रेसी वहां पर संभल नहीं रही है। इसलिए अफगानिस्तान की तरफ तुम लोग, वहां के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं कि देखो हम तो अफगानिस्तान के साथ में लड़ाई के अंदर बिजी हैं।
इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट इतनी बड़ी हुई है। तो आई होप आप लोगों को बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। और यूएसए की जहां पर एंट्री है वहां पर युद्ध है, मान लेना, ठीक है। बांग्लादेश में यही हुआ, यूएसए की एंट्री हुई, सब कुछ तहस नहस हो गया। यूक्रेन में ऐसा हुआ, इजराइल के अंदर ऐसा हुआ, अब पाकिस्तान का नंबर है। आगे आने वाले समय में बताऊंगा कि पाकिस्तान किस तरीके से कोलैप्स करता है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, काम करने का अपना एक तरीका होता है। जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं उन्होंने काम करने का एक तरीका बेहतरीन अपनाया होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अपने टारगेट को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग को जरूर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। स्टडी ग्लोव्स की ऐप पे जाइए, वहां पर इसको परचेज कीजिए। आप लोगों को लगेगा कि जैसे ही चैलेंज ये शुरू हो रहा है जिंदगी में कुछ एड ऑन हो रहा है। टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।